मैं पूर्णिमा भटनागर लाई हूँ आपके लिए अपने टीम के नए सदस्य हित भालोडिया की लिखी हुई पहली कहानी। हित अहमदाबाद के रहने वाले हैं और पेशे से एक आईटी इंजीनियर हैं। किताबें पढ़ना और पेंटिंग उनके जीवन का हिस्सा है और लिखने का सफ़र अभी शुरू हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी लिखी हुई ये कहानी। मैं शाहिद कपूर नहीं हूँ। आवाज़ है डॉक्टर निर्मला रावत की। कुकर की सीटी नहीं बजी थी उस सुबह। रसोई से आती भाप और कुकर की सीटी की आवाज़ की जो आदत लगी थी वो आज टूटी सी लगी। चूल्हे पर कुछ पक तो रहा था पर आवाज़ नहीं थी, जैसे भीतर कुछ दबा हुआ हो, कुछ ऐसा जो उबाल तक आते आते खुद को रोक लेता है। बरामदे में तुलसी का पौधा शॉल में लिपटा बैठा था। हाँ, शॉल। ओस की बूंदों ने उसकी पत्तियों को ऐसा ढक रखा था जैसे किसी ने उसे भी बाहर आने से मना कर दिया हो। हाँ, था कुछ दबा दबा सा, शर्माया सा, ढका छुपा। शायद थी उसमें एक कुलबुलाहट बाहर आने की, पर घर की दीवारें सर्द थीं और दीवारों के भीतर दो लोग ठीक वैसे ही सर्द। एक मैं था, आरव, और एक वो थी, काव्या। हम पति पत्नी थे, लेकिन जैसे सरकारी रजिस्टर में दर्ज दो नाम। 15 दिन हो गए थे शादी को। शुरुआत में सबने कहा था, अरे लड़का समझदार है, लड़की घरेलू है, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, फिर दोनों घुल मिल जाएंगे। वक्त तो बीत गया, लेकिन घुलना मिलना कहीं नहीं हुआ। घर वालों ने शादी तय की जिसमें हमारी आपसी मर्जी या बातचीत की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। अरेंज्ड मैरिज जिसमें फेरों तक भी आपस में कोई बात नहीं। एक झिझक की दीवार थी अभी भी हम दोनों के बीच। वो सुबह भी उसी ठंडे रूटीन की तरह शुरू हुई। मैं बिस्तर से उठा, चप्पल खोजते हुए नीचे उतरा और देखा खिड़की के पार सब धुंधला था। सिर्फ मौसम नहीं, हमारा रिश्ता भी एक धुंध की चादर में लिपटा हुआ सा। काव्या मेरे सामने से गुजरी। उसके हाथ में स्वेटर की बाहें उलझी हुई थी जो वो पहनने की कोशिश कर रही थी। बाल गीले थे, शायद उसने अभी नहाया था। नजरें मिली पर कोई बात नहीं हुई। थोड़ी देर में काव्या नाश्ता लेकर आई और मेरे सामने टेबल पर रखकर चली गई। खुद वो किचन में ही नाश्ता करती थी। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, दिल्ली निकलना है आज, स्टेशन तक जाना है, रिक्शा बुला लूं? उसने सिर हिलाया, कुछ कहा नहीं। उसकी चुप्पी में एक अजीब स्थिरता थी, न शिकवा न कोई उल्लाहना, बस वो थी और मैं था। हमने ऑटो बुलाया। राम अवतार आया था, वही पुराना ऑटो वाला जो हर वक्त हंसते हुए मिलता था। भौजी बउआ, ई का ऐसन ठंड में दिल्ली भागत है? मैंने हंसते हुए कहा, जल्दी जाना है। काव्या ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब दिया, ठंडी तो है पर जाना ज़रूरी है। उसका ये वाक्य मेरे लिए ऐसे था जैसे किसी सूखे कागज़ पर पानी की बूंद, छोटी सी मगर अंदर तक भिगो देने वाली। ऑटो की सीटें ठंडी थी और हम दोनों अपनी अपनी तरफ झुके और सिमटे हुए बैठे थे। काव्या की उंगलियां अपनी हथेलियों में छुपी थीं, ठंडी, सूखी और चुप। हम सीतापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। कोहरा कुछ ज़्यादा ही घना हो गया था। प्लेटफॉर्म दूर से दिखता नहीं था। चाय वाले का ठेला वहीं था, वही एल्युमिनियम की केतली, वही धुएं का घेरा, वही लाल आंखों वाला बुजुर्ग। चाय गरम, कुल्हड़ वाली चाय। उसकी आवाज़ हवा में यूं तैर रही थी जैसे किसी पुराने गीत की धुन। हमने बेंच पकड़ी, कोने वाली, वही जो धूप की उम्मीद में बैठी रहती है। काव्या ने अपने दुपट्टे से कान ढक लिए। उसके चेहरे पर ठंड की लाली थी, पर होंठ वैसे ही शांत। मैंने देखा उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ देर तक मैंने खुद को रोका, फिर अपनी जैकेट उतारकर उसकी ओर बढ़ाया। ले लो, पहन लो।
उसने चौंक कर देखा। शायद उम्मीद नहीं थी। नहीं, आप पहन लो, उसने धीरे से कहा। मुझे आदत है, तुम ठिठुर रही हो, मैंने उसकी आंखों से नजरें चुराते हुए कहा। उसने जैकेट ले लिया धीरे से। उसके जिस्म की कंपन जैसे उस जैकेट में समा गई हो। मैं चाय लेने चला गया। जब लौटा तो उसके हाथ अब जैकेट की जेब में थे और उसके चेहरे पर एक नमी सी थी, शायद कुल्हड़ की भाप की वजह से या फिर किसी भीतरी एहसास की। लो चाय, मैंने कुल्हड़ उसकी ओर बढ़ाया। उसने मुस्कुरा कर लिया, फिर चाय का पहला घूंट लिया और धीरे से कहा, शुक्रिया। ये शुक्रिया नहीं था, ये एक दरवाज़ा था जो 15 दिन से बंद था। मैंने कुल्हड़ की गर्मी अपने होठों पर महसूस की और वहीं बेंच पर बैठे बैठे अचानक कह दिया, मैं जानता हूँ मैं शाहिद कपूर जैसा नहीं हूँ। उसके चेहरे पर एक पल के लिए हवाओं ने थम जाना चाहा। उसकी पलकें उठी, होठ खुले, वो देख रही थी मुझे पूरी तरह पहली बार। उसकी आंखों में सवाल नहीं था, जवाब भी नहीं, बस वो डर था जो मन के किसी कोने में तब जन्म लेता है जब कोई हमारी अधूरी बातें पढ़ ले। तुमने मेरी डायरी पढ़ी? उसने धीरे से पूछा। मैंने सिर झुका लिया। गलती से एक दिन जब किताबें निकाल रहा था हाथ लग गई, खोल ली और फिर पढ़ लिया। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, फिर उसने कहा, शाहिद कपूर एक ख्वाब था, मगर तुम मेरी हकीकत हो, और हकीकत से रिश्ता ख्वाब से ज़्यादा गहरा होता है, बस उसे समझने में थोड़ा वक्त लगता है। मैंने उसकी ओर देखा। वो अब दूर नहीं लगी। शायद यही वो पल था जब हमारी कहानी शुरू हुई। ट्रेन आने में अभी देर थी। घड़ी की सुइयां हौले हौले आगे बढ़ रही थी, जैसे उन्हें भी कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी। स्टेशन पर अब थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी थी। बेंच पर एक तरफ माँ अपनी बिटिया को रज़ाई में लपेटे बैठी थी, दूसरी ओर 2 बुजुर्ग अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे चलते हुए खटर पटर कर रहे थे। काव्या अब चुप नहीं थी, वो धीरे धीरे मुझसे आंख मिलाने लगी थी। हम दोनों के बीच जो दूरी थी, उसे एक जैकेट, एक कुल्हड़ और एक खामोश कबूलनामे ने भरना शुरू कर दिया था। तुम्हें ये डायरी कैसी लगी? उसने झिझकते हुए पूछा। मैंने कुछ देर चुप रहकर कहा, सीधी, साफ और थोड़ी मीठी। तुम जैसी हो वैसी ही उसमें भी हो, बस उसमें तुम खुल कर लिखती हो, यहाँ चुप रहती हो। वो मुस्कुराई और वो मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे किसी पुराने बंद कमरे की खिड़की अचानक खुल जाए। तुम्हें पता है, मैंने धीरे से कहा, जब मैंने वो पन्ना पढ़ा ना जिसमें तुमने लिखा था काश वो मेरी पसंद का होता, तो मुझे लगा जैसे कोई आईना दिखा रहा हो मुझे, और मैं उसमें खुद को देख ही नहीं पा रहा था। इस पर काव्या बोली, मैंने बहुत सोचा था शादी से पहले, पर जब तुमसे मिली तो लगा ठीक है, चलो धीरे धीरे जानेंगे। लेकिन शुरुआत से ही जैसे कोई पर्दा था हमारे बीच जो हटता ही नहीं था। हाँ, मैंने कहा, शायद हम दोनों ने एक दूसरे को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। तुम किताबें पढ़ती हो और मैं बस मोबाइल स्क्रीन। मैंने कुल्हड़ खत्म किया और पूछा, तुम्हें किस टाइप की चाय पसंद है? उसने मेरी तरफ देखा हैरान होकर। 15 दिन साथ रहने के बाद तुम ये पूछ रहे हो? अब पूछ रहा हूं क्योंकि अब जानना चाहता हूं, उसने जवाब दिया। दूध कम, पत्ती ज्यादा, थोड़ी इलायची, और अगर कुल्हड़ में मिले तो और भी अच्छा लगता है। मैं मुस्कुराया। मैंने आज पहली बार इलायची डलवाई थी, संयोग देखो। उसने मुझे देखा,
और इस बार देखा ही नहीं, महसूस भी किया। ट्रेन की आने की सूचना हुई, स्टेशन की सीटी गूंजी, वही पुरानी आवाज़ जो बचपन से सुनते आए थे, पर आज उस आवाज़ में कोई मीठा कंपन था। शायद इसलिए कि आज पहली बार कोई और भी उसे मेरे साथ महसूस कर रहा था। हम दोनों ट्रेन की ओर बढ़े। बोगी वही थी, पुरानी खड़खड़ाती हुई खिड़की वाली। सीट पर बैठते ही मैंने देखा काव्या ने खिड़की की ओर वाली सीट ली। बचपन में मैं भी हमेशा वही चाहता था, हवा लगे, दुनिया पीछे भागती दिखे। तुम्हें हवा पसंद है? मैंने पूछा। हाँ, भागती चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो बोली। और जो ठहर जाए वो अगर दिल में ठहरे तो अच्छा लगता है, काव्या ने कहा। ये जवाब मेरे लिए नहीं था, ये मेरे बारे में था। सफ़र शुरू हुआ। ट्रेन धीमी धीमी खटर पटर करती हुई सीतापुर से निकल गई। रेल की पटरियों की वो लय, खटक खटक, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। बाहर खेत थे, सर्दियों की धूप में सोए हुए। पेड़ झुके हुए थे, जैसे कोई बात कान में कहना चाह रहे हो। हम चुपचाप बैठे थे, लेकिन अब ये चुप्पी बोझ नहीं थी। ये वो चुप्पी थी जो दो अपने लोग बांटते हैं जब उन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हें बचपन में कौन सी चीज़ सबसे प्यारी लगती थी? मैंने पूछा। रेडियो, उसने कहा। हर रात दादी रेडियो चलाती थी। पुरानी फिल्मी गानों वाला कार्यक्रम आता था। वही नींद लाता था, वही सपनों को सजाता था। और अब? मैंने पूछा। अब सब कुछ बहुत शोर में है। फ़ोन, टीवी, सोशल मीडिया, आवाज़ें बहुत हैं मगर अपनापन नहीं। उसकी बातें जैसे किसी पुराने खजाने से आई थी, सादी, सच्ची और बहुत बहुत मुलायम। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, हौले से, जैसे कोई झिझकते हुए पहली बार नदी में पैर डालता है। उसने हाथ नहीं हटाया, बस खिड़की की ओर देखते हुए बोली, शुरुआत यहीं से होती है ना? हाँ, मैंने कहा। स्टेशन से, चाय की एक चुस्की से, जैकेट की जेब से और हाथों की गर्मी से। वो मुस्कुराई और उस मुस्कान में सारा सफ़र समा गया। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर खेत, तालाब और ठंड में सिकुड़ी हुई गलियां पीछे छूटती जा रही थी। काव्या की उंगलियां अब मेरे हाथ में थीं और पहली बार मैं उनके कंपन को महसूस ही नहीं कर रहा था, बल्कि उनकी गर्मी पकड़ने लगा था। दिल्ली अब बहुत दूर नहीं थी, मगर सफ़र अभी बाकी था। तुम्हें कैसी दिल्ली पसंद है? मैंने पूछा। जहाँ लोग अपनी रफ्तार से चलें मगर किसी मोड़ पर रुककर मुस्कुराना ना भूलें। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं जैसे 15 दिन पहले शादी के दिन थी। अब उनमें झिझक कम और भरोसा ज़्यादा था। ट्रेन दिल्ली के आउटर पर रुक गई थी। सिग्नल का इंतज़ार था। बाहर कुछ बच्चे दौड़ रहे थे। उनके पाँव नंगे थे मगर उनकी हंसी गर्म थी। एक छोटा बच्चा खिड़की के पास आकर चिपक गया। उसकी आंखों में शरारत थी। उसने इशारे से कुछ मांगा। मैंने जैकेट की जेब से एक बड़ी चॉकलेट निकाली और दे दी। वो हंस पड़ा और बोला, बाप रे, बढ़िया चीज़ है। काव्या हंसी खुलकर पहली बार। तुम बच्चों से घबराते हो क्या? उसने पूछा। नहीं, बस उन्हें देखता हूं तो लगता है काश हम भी इतने बेपरवाह होते। काव्या बोली, हम अब भी हो सकते हैं, बस डर को छोड़ना होगा। डर किस बात का? मैंने पूछा। इस रिश्ते से, हार जाने से और खुद को खोल देने से। मैंने उसकी बातों को सिर्फ सुना ही नहीं, अपने अंदर उतार भी लिया। हम दिल्ली स्टेशन पर उतर गए। बाहर अब भी सर्दी थी, पर भीड़ की गर्मी में वो छुप सी गई थी। ऑटो लिया। रास्ते भर चुप्पी थी, लेकिन अब वो चुप्पी बोझ नहीं थी, वो
एक साथ होने की चुप्पी थी। जब रिश्तेदार के घर पहुंचे तो रिश्तेदारों की वही रटी रटाई बातें थी। अरे बेटा, काव्या बड़ी सुशील है, बच्चे के बारे में कुछ सोचा? आरव अब पत्नी को लेकर कहीं बाहर घुमाओ भी। काव्या मुस्कुराती रही, मैं भी। रात में जब सब सो गए और सिर्फ छत पर ट्यूबलाइट की पीली रोशनी बाकी थी, हम दोनों बालकनी में बैठ गए। दिल्ली की रातें कुछ अलग होती हैं, सन्नाटे में भी शोर होता है। काव्या ने धीरे से कहा, पहले कभी कभी लगता था जैसे ये रिश्ता कोई गलत मोड़ था जहां हमें उतार दिया गया हो। और अब? मैंने पूछा। अब लगता है शायद ये मोड़ ही रास्ता था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें नम थी लेकिन मुस्कान बाकी थी। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैंने एक सीधा सवाल पूछा। वो चुप रही कुछ देर, फिर बोली, वक्त, बिना शर्त वाला वक्त, ताकि मैं जान सकूं कि तुम सिर्फ मेरे पति ही नहीं, मेरे साथी भी हो। ऐसा साथी जो हर दिन थोड़ा और समझे, थोड़ा और करीब आए और थोड़ी पागलपंती भी लाए। मैंने उसकी बातों को सुना और उसी वक्त मेरी सांसें धीमी हो गई। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, मैं वादा नहीं कर सकता कि शाहिद कपूर बन जाऊंगा, पर वो बन जाऊंगा जो हर रोज तुम्हें थोड़ा ज्यादा प्यार करे। वो मेरी तरफ देखती रही। उसने कहा, वो तो तुम पहले ही बन चुके हो, बस अब मुझे भी वही बनना है जो तुम्हारे लायक हो। उसने सिर मेरे कंधे पर रखा और दिल्ली की सर्द हवा एक बार फिर गर्म लगने लगी। कुछ दिन बाद हम दोनों दिल्ली से लौटे तो मौसम कुछ और ही था। वहाँ की सर्दी अलग थी और यहाँ सीतापुर की सर्दी कुछ ज़्यादा अंदर तक उतरती थी। रेल से उतरते ही एक जाना पहचाना सा सन्नाटा था स्टेशन पर। वही पुराने खंबे, वही चाय वाला, वही बेंच, मगर अब ये सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था, जैसे ठंडे रिश्तों की एक परत उतर गई हो, जैसे जो बोझ दिल पर था वो अब हवा हो गया हो। काव्या ने उतरते ही कहा, अजीब बात है, ये स्टेशन अब वैसा नहीं लग रहा जैसे पहले लगा था। मैंने हंसकर कहा, हाँ, शायद हमारे बीच जो था वो इस बेंच पर ही छोड़ आए हैं हम। वो मुस्कुराई। हम रिक्शा लेकर घर पहुंचे। घर वैसा ही था, वही तुलसी का पौधा, वही दीवारों पर हल्की सी नमी। पर उस रात कुछ बदला। रात का खाना हम दोनों ने साथ बनाया। काव्या सब्जी काट रही थी और मैं उसके लिए आटा गूंथ रहा था। पहली बार रसोई में खामोशी नहीं थी, बातें थी। पहले कभी इतना ठीक से आटा नहीं गूंथा मैंने कहा। वो हंस पड़ी। लग रहा है, मगर कोशिश अच्छी है। उसकी हंसी अब खनकती थी, जैसे कान में कोई पुराना गाना गूंज रहा हो। खाना बना, उसने परोस दिया, मैंने प्लेटें रखी। हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाया और खाना, पहली बार स्वाद था खाने में। नहीं, उसमें प्यार का स्वाद था। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे काव्या ने वही डायरी उठाई। मैंने उसे देखा। क्या अब भी उसमें कुछ नया लिखती हो? उसने सिर हिलाया। अब लिखना फिर से शुरू करूंगी, पर अब ये डायरी मेरी नहीं, हमारी होगी। क्या लिखोगी सबसे पहले? मैंने पूछा। उसने पेन उठाया, पन्ना खोला और लिखा, आज पहली बार ऐसा लगा कि मेरा पति सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे पास भी है। मैंने उस पन्ने को देखा और वो शब्द किसी चॉकलेट की तरह मन में घुलते गए। अगली सुबह फिर से वही रसोई, मगर आज कुकर की सीटी बजी थी। हाँ, वही सीटी जो अब तक बंद रही थी, आज फिर से इस घर में गूंजी थी। मैं अखबार पढ़ रहा था और रसोई से आती काव्या की हल्की हल्की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। वो गा रही थी,
तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। मैंने मुस्कुराकर अखबार मोड़ा और वहीं जाकर खड़ा हो गया। कुछ मदद चाहिए? उसने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो शायद शादी के दिन भी नहीं थी। हाँ, उसने कहा, आज की चाय तुम बनाओ, इलायची वाली। मैंने चाय बनाई, वही इलायची वाली, थोड़ी पत्ती ज़्यादा। हमने साथ बैठकर पी। बरामदे में वही 2 कुर्सियाँ, वही धीमी धीमी आती धूप। लेकिन अब कोई जैकेट नहीं दी जा रही थी। अब ठंड को साथ साथ बांटा जा रहा था। काव्या ने मेरे कंधे पर सिर टिकाया और बोली, अगर हमारी कहानी भी किसी ने सुन ली तो उसे भी यकीन हो जाएगा कि रिश्ते बनते हैं, अचानक नहीं, धीरे धीरे। कभी बेंच से, कभी चाय से, कभी डायरी से और कभी एक जैकेट से। मैंने उसके माथे को चूमा और वो चुंबन जैसे सालों की दूरी मिटा गया। अब घर घर लगने लगा था। अब रसोई रसोई नहीं, एक साथ चलने की शुरुआत थी। अब हमारे शहर सीतापुर का हर कोना हमारा हिस्सा था। शायद रिश्ते ऐसे ही होते हैं। शुरुआत में 2 अनजान लोग, फिर एक बेंच, एक सफ़र और फिर एक ऐसी सुबह जब कुकर की सीटी कहती है, अब सब ठीक हो रहा है। बस यही थी आज की कहानी।